मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, और मैंने 10,000 किसी ब्रोकर के कहने पे, जैसे कॉल आते हैं कि आप ट्रेड करते हो और हमसे अगर ट्रेड करोगे तो हमारा इतना परसेंट कट होगा, हमारे साथ करो और हम आपको इतना दिला देंगे, 10 का 15 कर देंगे। मार्केट की तरफ जाने का आइडिया बन गया था, चाहे खुद से जाना है या किसी के साथ जाना है। कोविड के टाइम पे ही जैसे कि लाखों लोग आए थे, यू वर पार्ट ऑफ दैट मोब, उस भीड़ का हिस्सा थे। हाँ, उस टाइम में कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ समझ नहीं थी कैसे जाना है। मैं एज अ पार्ट टाइम एज अ हॉबी कर रहा था कि चलो इंटरेस्ट है तो कैरी ऑन करते हैं। कोविड सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे लगा कि इनके कहने पे मैं ट्रेड करता हूँ, क्यों ना मैं खुद से सीखूं। अभी तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया था, हमारा घर पे कंप्यूटर लैपटॉप आ गए थे, तो मुझे लगा कि ये साइड बाय साइड मैं खुद का भी यूट्यूब से स्टार्ट कर देता हूँ सीखना। ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादातर लोग जा रहे थे। ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं 8,000 का लॉस कर चुका था, मतलब 2,000 कैपिटल बचे हुए थे जो उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग करवाया। तो मैंने बोला इसमें रिस्क है, मतलब अच्छा पैसा भी है ऑप्शन में छोटे कैपिटल से, पर नॉलेज नहीं है तो मैं पैसा अपना क्यों डुबाऊं। कि कैसे कौन से इंडिकेटर जोड़ोगे और क्या देखोगे उसमें? निफ्टी का स्टॉक उठाना है तो निफ्टी का सपोर्ट देखा जाता है। अगर मान लो निफ्टी 50 के अंदर कोई स्टॉक है, जैसे HDFC बैंक है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में HDFC बैंक सपोर्ट पे है। टीवी में दिखाते थे स्टॉक तो उससे पिक कर लिया, कोई न्यूज़ चैनल में दिखाते थे उससे पिक कर लिया, पर जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया न्यूज़ चैनल में, चीज़ें हो जाने के बाद ही स्टॉक आती है। जैसे वो बोलते हैं बाय, हम बाय कर लेते हैं, वो उनका सेलिंग जोन होता था। एसएल में लगाता नहीं हूँ एक्चुअली स्विंग में, क्योंकि ये सेटअप ही क्लियर है कि अब ट्रेंड है। तो मैं इस सेटअप में आते ही 970 980 के भाव में आते ही इसको मैं ऐड कर लेता था क्वांटिटी। वेलकम हेमंत टू बिग बुल। थैंक यू सर। थोड़ा बताओ ऑडियंस को यार कि वेयर आर यू फ्रॉम और क्या करते हैं, एंड ट्रेडिंग में आपका क्या सिचुएशन है और कब से प्रॉफिटेबल हैं आप? मैं पिछले 4 साल से प्रॉफिटेबल हूँ। प्रीवियसली मुझे एक्चुअली 7 ईयर का एक्सपीरियंस है टोटल ट्रेडिंग में, ओके। और पिछला 2 साल और 2 साल और 2.5 ईयर मेरा ऐसा गया कि लर्निंग का में गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना भी मैंने सीखा, जितना भी किया, वो अपने ही कैपिटल से किया, किसी से लिया नहीं। मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, ओके। और मैंने 10,000 किसी ब्रोकर के कहने पे, जैसे कॉल आते हैं कि आप ट्रेड करते हो और हमसे अगर ट्रेड करोगे तो हमारा इतना परसेंट कट होगा, हमसे हमारे साथ करो और हम आपको इतना दिला देंगे, 10 का 15 कर देंगे, 1 महीने में तो 18-20 कर देंगे, ऑलमोस्ट डबल, इस टाइप का बोलते थे। तो मैंने स्टार्टिंग में लगा कि ज़्यादा कैपिटल इनके भरोसे में नहीं डालना चाहिए। अच्छा। स्टार्टिंग में मैंने उनके कहने पे 10,000 डाला, जो कि मैं जॉब करता हूँ तो मैंने सेविंग कर रखे थे। हाँ। तो स्टार्टिंग में 10,000 स्टार्ट किया, उसने 10 का 15-16,000 भी कर दिया ओके। स्टार्टिंग में। हाँ। तो मैं खुश हो गया, 10 के 16 हुए तो क्या पता मैं और डालता, तो उस ग्रीड में आ गया था मैं। अच्छा हुआ मैंने डाले नहीं थे, क्यों नहीं डाले? बाद में कैसे बताऊंगा। रोका? नहीं नहीं, अभी बताओ। इसलिए नहीं डाले स्टार्टिंग में कि ट्रस्ट नहीं होता ना, कोई अननोन पर्सन तुम्हें कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि हमसे जुड़ोगे तो आप, मतलब मैं तुम्हें प्रॉफिट करवाऊंगा, तुम मुझे प्रॉफिट का कट देना, लॉस का कुछ नहीं लेंगे हम। मैंने बोला लॉस होगा तो मेरा जाएगा ना, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तो प्रॉफिट ही दे रहा हूँ। लॉस में ऐसा होना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट में से जितना भी आगे फ्यूचर में बनता है उसमें से डिडक्ट करते रहो। करेक्ट। इस टाइप का बोला, वो माने नहीं। फिर मैंने सोचा चलो प्रॉफिट तो करवा रहे हैं, देने में क्या हो गया। जैसे 2-2 हज़ार रुपए देता था मैं प्रॉफिट में से, 2,000 कभी 3,000 परसेंटेज के हिसाब से। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर 16,000 में से मैंने 5,000 विड्रॉल कर लिए। मुझे लगा कि मुझे शॉपिंग करनी चाहिए, 5,000 का कुछ ले लेता हूँ, तो 5,000 मैंने निकाल लिए। फिर मैंने बोला कैपिटल तो उतना ही है, 11-12 हज़ार है, इसमें से करवा दो। फिर डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया, फिर 12 का, फिर मतलब 8,000 हो गए, फिर 7,000 हो गए, इस टाइप का कंडीशन आने लग गई। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप और कैपिटल डालो, हम प्रॉफिट करवाएंगे आपका। आपको पिछले पिछले भी तो टाइम में दिया है, आपने विड्रॉल भी तो किया ऐसे ही है बोलते हैं। 5,000। या। ये ये सब कहने लग गए। तो मैंने बोला नहीं, कैपिटल तो नहीं डालूंगा, कम लॉस हो कम प्रॉफिट हो कोई बात नहीं, मैं इसे से ही कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो फिर मैंने उतने से ही कैरी फॉरवर्ड किया, तो मेरा कैपिटल एट द एंड 2,000 रह गया। अच्छा, तो इतना तक सिचुएशन गई थी मतलब? हाँ, इतने तक सिचुएशन गई थी, ये मैं बता रहा हूँ 2018 के टाइम में, 18-19 कोविड से पहले के।
टाइम में फिर क्या हुआ, फिर मुझे हिट किया कोविड में। जैसे ऐसे ही चलता रहा, कोई फ़ोन करता था, फिर मैं काट देता था, फिर कभी-कभी अच्छा लगता था तो कैरी ऑन करता था। मतलब नो प्रॉफ़िट नो लॉस में ही गया मेरा 2 साल। ओके। तो कोविड सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे लगा कि इनके कहने पे मैं ट्रेड करता हूँ, क्यों ना मैं खुद से सीखूँ। अभी तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया था हमारा, घर पे कंप्यूटर, लैपटॉप्स आ गए थे। तो मुझे लगा कि ये साइड बाय साइड मैं खुद का भी यूट्यूब से स्टार्ट कर देता हूँ सीखना। अच्छा, तो मार्केट की तरफ जाने का आइडिया बन गया था, चाहे खुद से जाना है या किसी के साथ जाना है, बट विद कोविड के हुँ। टाइम पे ही जैसे कि लाखों लोग आए थे, यू वर पार्ट ऑफ दैट मोब, हाँ, उस भीड़ का हिस्सा थे। हाँ, उस भीड़ का हिस्सा था मैं। कुछ उस टाइम में कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ समझ नहीं थी कैसे जाना है। मैं एज़ अ पार्ट टाइम, एज़ अ हॉबी कर रहा था कि चलो इंटरेस्ट है तो कैरी ऑन करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है। तो थोड़ा इसको तेज भगाएंगे अगले 3-4 साल। अम, जब थोड़ा लर्निंग फेज चल रहा था, तो उसमें ये बताओ 2018-19 से लेके 21-22 तक, इन 3-4 सालों में पहली बात तो कितना को ट्रेडिंग कर रहे थे? हाउ रेगुलर वर यू? एंड किस तरह से खुद को फिगर आउट कर रहे थे कि किस तरह की ट्रेडिंग मुझे करनी है, क्या गलतियां की थी? थोड़ा उसका शॉर्ट में विल ट्राई एंड पुट इट क्रिस्पली। उस टाइम में मैंने ये गलती की थी कि गलती तो नहीं, मतलब सही किया था मैंने कि शॉर्ट कैपिटल से ट्रेड करता था, अपने पैसों से करता था। जैसे 1 महीना होल्ड करना पड़े, इस बार पैसा नहीं है तो सैलरी आने पे कुछ परसेंट मैं अपने डीमैट अकाउंट में डाल के करता था ट्रेड। मतलब खुद से ही करता था। कोई पेनी स्टॉक उठा लिया, पहले स्टॉक की भी समझ नहीं थी। कोई टीवी में दिखाते थे स्टॉक तो उससे पिक कर लिया, कोई न्यूज़ चैनल में दिखाते थे उससे पिक कर लिया। पर जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया न्यूज़ चैनल में, चीज़ें हो जाने के बाद ही स्टॉक आती है। जैसे वो बोलते हैं बाय, हम बाय कर लेते हैं, वो उनका सेलिंग जोन होता था कि वो सेल करके चले जाते थे। तो स्टॉक ट्रेडिंग ही करते थे उस टाइम पे मोस्टली। हाँ, स्टॉक ट्रेडिंग ही ऑप्शन करते थे। ट्रेडिंग की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां पे तो ज्यादातर लोग जा रहे थे। ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं 8,000 का लॉस कर चुका था। मतलब 2,000 कैपिटल बचे हुए थे जो उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग करवाया। तो मैंने बोला इसमें रिस्क है, मतलब अच्छा पैसा भी है ऑप्शन में छोटे कैपिटल से, पर नॉलेज नहीं है तो मैं पैसा अपना क्यों डुबाऊं ऑप्शन में। थोड़ा आएगा, 1,000 आएगा, 500 आएगा, 400 भी बुक किया है मैंने, 500 रुपये बुक किए हैं। नहीं, बट इसमें इसमें पैसा कितना को नया फ्रेश कैपिटल कितना पैसा महीने के महीने सैलरी का लगा रहे थे ये 3-4 साल? ये 10 to 15,000 10। पर मंथ लगा रहा था मैं। और ये ट्रेडिंग में जा रहा था, कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हाँ, कुछ नहीं बन ट्रेड रहा था इसमें? नहीं, ट्रेडिंग में जा रहा और था। क्या रिजल्ट आ रहा था जा रहा था टाइप्स, या क्या था उसमें? नहीं, ब्रेक इवन ही चल रहा था मेरा। जैसे आ भी रहा था, जा भी रहा था, एसएल हिट हो रहे थे, फिर आ रहा था, फिर मतलब मैं ट्रेडिंग मतलब खुद से नहीं करता था ना, न्यूज़ के बेस पे करता था या किसी ने बोल दिया ये भाग रहा है। पहला सेटअप या कब बना? पहला सेटअप बना मेरा 2024 से, जब मुझे प्रॉपर ट्रेडिंग आ चुका था। मतलब मुझे कॉन्फिडेंट था कि अब मैं उठाऊंगा तो अब इतनी समझ है कि इससे नीचे तो जाएगा नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बाय जोन, वॉल्यूम देखना आ गया था, आरएसआई, एमएएसडी इंडिकेटर वगैरह सब कुछ देखना आ ये गया सब था, चलता है? और डीएमए वगैरह। हाँ, ये सब चलता है। आज भी चलता नहीं, है? चलता है मार्केट में। हाँ, आज भी चलता है। ओके। ओके, क्या मतलब, क्या एग्जैक्टली एक थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दो एग्जैक्टली कि कैसे कौन से इंडिकेटर जोड़ोगे और क्या देखोगे उसमें? पहले तो निफ्टी का सपोर्ट देखते हैं। निफ्टी का स्टॉक उठाना है तो निफ्टी का सपोर्ट देखा जाता है। अगर मान लो निफ्टी 50 के अंदर कोई स्टॉक है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, और बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक सपोर्ट पे है, और एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे होना चाहिए, तभी एचडीएफसी बैंक सपोर्ट से उठेगा। अगर आपका एचडीएफसी जैसे बैंक निफ्टी सपोर्ट से हाई है, हल्का सा एचडीएफसी सपोर्ट पे है, तब प्रोबेबली चांस है कि एचडीएफसी बैंक हम ले लें, और मार्केट अपर हाई है तो एचडीएफसी बैंक कंसोलिडेट करेगा या डाउन जा सकता है। अब जाने का चांस थोड़ा कम है क्योंकि वो निफ्टी पे बिहेव करता है थोड़ा, बैंक निफ्टी पे। इतना भारी स्टॉक की बात कर रहे हैं हम एचडीएफसी बैंक की, वो कितना को मूव करेगा पहली बात तो? हाँ, पहली बात तो यही है। तो फिर उसको ही क्यों देख रहे हैं हम? मतलब एग्जाम्पल दिया है मैंने सिर्फ। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल ट्रेडिंग का कुछ एग्जाम्पल दो। और जो इंडिकेटर आरएसआई एमएसीडी जो भी बताया था, विदाउट, अभी हम जाएंगे स्क्रीन शेयरिंग वगैरह में, पर अभी इतनी जल्दी नहीं।
आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि हाउ डू यू थिंक अबाउट, जब मार्केट में इन चीज़ों को देखते हो, कि तुम्हारी सोच क्या होती है एग्जैक्टली कि मैं ये 4 चीज़ें देखूंगा और मेरे को लगता है कि सेटअप बनता है। नहीं, स्विंग ट्रेड का बताता हूँ मैं सेटअप ऐसे बनाता हूँ स्विंग ट्रेड का मंथली चार्ट देख के। जैसे मंथली चार्ट में वो हिट कर रहा है रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, एक पैटर्न बन रहा है डब्लू का। उस पैटर्न में मतलब डाउन पे जैसे सपोर्ट पे आते ही बाय करते हैं स्विंग ट्रेड में। अप ट्रेंड में हो सकता है 7 दिन में जाए, हो सकता है 10 दिन में जाए, वो रेजिस्टेंस पे आते ही बेच देता था मैं। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एस&आर देखते हो बस? हाँ, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही कैसे करता था कैसे मैं पता लग पहले। जाता था कि सपोर्ट टच हो गया है एक एक साइडवेज मार्केट में? साइडवेज मार्केट में नहीं, इसमें वो होता था जैसे 15 डेज चार्ट, 1 महीने का चार्ट, 3 महीने का और 6 महीने का, सबको कंपाइल करके पता चलता था कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। छोटे टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट पता चलता था, बड़े टाइम फ्रेम में बड़े सपोर्ट पता चलते थे। जैसे कितना को परसेंटेज या कितने को पॉइंट कैप्चर कर लेते थे ऐसे मूवमेंट्स में जनरली? मैं 5 to 6% कैप्चर करता था एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में। और डाउन साइड क्या रहता था इसमें? डाउन साइड रहता था 2% से मैक्सिमम 3%। और अगर स्टॉक हिला ही नहीं तो? स्टॉक हिला ही नहीं तो उस केस में मैं दूसरा स्टॉक फाइंड करता था रात को बैठ के कि ये स्टॉक अगर मेरा साइडवेज हो गया तो नेक्स्ट मैं किसको पकड़ूंगा। वो स्टडी मैं रात को करता था मार्केट बंद होने के बाद। और ये डिसाइड कैसे करते थे कि अब पता लग गया है कि ये नहीं हिलेगा? ये ऐसे डिसाइड होता था उसके बेसिस पे न्यूज आने भी बंद हो जाते थे। जो स्टॉक के न्यूज आते थे फ्लक्चुएट करने के लिए, मार्केट न्यूज के हिसाब से अगर फ्लक्चुएट करती है मार्केट, उस हिसाब से न्यूज आने बंद हो गए, कुछ फ्लक्चुएट हो नहीं रहा, कोई जैसे कंपनी का रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उस केस में मैं मतलब उस स्टॉक को निकाल देता था अगर साइडवेज हो जाता है तो। ओके, अपने पूरा जो कैपिटल था डिप्लॉयड, उसमें से हाँ जी। कितना को परसेंटेज लगाते थे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, लगाते हो? कैपिटल का जैसे 10 लाख से ट्रेड करता था तो मैं उसमें 2 लाख लगाता था मैक्सिमम। 2 लाख स्टार्ट कितने कैपिटल से करते थे? स्टार्टिंग में। अच्छा, 2 से शुरू करते थे? हाँ, 2 से शुरू करता था, ओके, 2 लाख से। तो अपॉर्चुनिटी देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ रेंज बन रहा है और 2 लाख रुपए डिप्लॉय कर दिया। हाँ जी, क्योंकि एसएल हिट भी हुआ तो 2% जाएगा, 4,000 रुपये। अगर हम मेरा स्टॉक मतलब मेरा टारगेट आ गया तो लगभग 5 to 6% मैं कैप्चर करता था स्टार्टिंग में। अब तो मैं 10 to 15% में रखता हूँ अपने टारगेट को, 10% मिनिमम। इतनी मार्केट कहाँ मूव होती है यार? नहीं, मार्केट नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक कह रहा हूँ मैं, स्विंग ट्रेड में, उसमें तो हम। स्टॉक ही कह रहा हूँ मैं, मतलब पूरा हाँ, मार्केट नहीं। स्टॉक अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 लेके चलते हो 1:4 लेके चलता हूँ। स्विंग में? स्विंग में तो 1:2। अच्छा, 1:4 किस में लेके चलते? 1:4 में तो मैं एफ एन ओ में। अच्छा, F&O में। अच्छा, आजकल करते हो F&O? अच्छा, आ गए हो? BTST, हाँ आ गया हूँ, BTST करता हूँ, बाय टुडे सेल ये टुमारो कब से शुरू इस किया? टाइप का। इससे इससे बच नहीं पाएगा कोई। नहीं, ये आना पड़ा मुझे एक्चुअली क्योंकि फंड ज़्यादा हो गया था और ये मार्केट भी डाउन है। तो इस मार्केट डाउन के सिचुएशन में हम BTST में ये कैप्चर कर सकते हैं, पुट भी खा सकते हैं, पुट ट्रेड भी उठा सकते हैं। स्विंग में तो हम पुट ले नहीं सकते। इस टाइप में मैं पुट के चक्कर में मार्केट जैसे नेगेटिव न्यूज़ आ जाती थी किसी स्टॉक के बारे में, न्यूज़ पढ़ ली मैंने एक दिन पहले, लगा कि अगले दिन ये स्टॉक का नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि सारा ऑटो सेक्टर ही नेगेटिव है। मतलब मान लो तो एक स्टॉक का रिजल्ट कल है, वो भी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, तो हाई चांस है, 80% चांस है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए। तो मैं उसका BTST करता था। जैसे आज मैं पुट बाय करता था, कल कैप्चर करता था 17 to 20%। वैसे एक लॉन्ग कैंडल बन जाती थी तो 20% F&O में कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आ जाता था इजीली। मतलब मैं ज्यादा का लालच नहीं करता था कि और जाएगा और जाएगा, एक कैंडल इनफ फर्स्ट एग्जिट। 20% ज्यादा ही होता है यार हेमंत। नहीं, 20% होता था, 17 मैंने 80% देख रखा है BTST में अगले दिन। देखो पता क्या है, वो हमारी फिर रिस्क एपेटीट के बेस पे भी है ना, कि हम कितनी देर हाँ, होल्ड कर पाते हैं ट्रेड को, अगर मार्केट इतना ही मूव कर रहा है तो।
अब अगर 80% कह रहे हो तो क्या 80% पे पूरा कैपिटल जितना डाला था उसमें बैठे रहते हो या उसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हो और फिर नहीं, मेरा एसएल पहले से सेट होता है कि इतने एसएल आ जाए, मैं 5,000 तक गवा सकता हूँ, तो 5,000 तक का लॉस एसएल लगा के रख देता था। 5,000 चले गए तो नहीं कोई नहीं नहीं मुझे नहीं इतना। वो मैं इस तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट वाली साइड की बात कर रहा हूँ हाँ कि जी, हाँ जी। 80% की बात कर रहे हैं अपन एफ एंड ओ में। हम्म। बट क्या हम पूरी पोजीशन को 80% पे एक्सपोज रखते थे या बीच में थोड़ा नहीं सा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग करते थे? ऐसे तो मैंने बहुत ही कम ऐसा ट्रेड मैंने लिया होगा। मैंने इतना नहीं रखा प्रॉफिट को 80% तक, मतलब 80% तक आने ही नहीं दिया। मैंने ये भी देखा अपने ट्रेड में कि मैंने 20% में एग्जिट कर दिया, और वो ऑलमोस्ट 60% तक जा गया था वो ट्रेड। तो क्यों काटा फिर? क्या एनालिसिस सही नहीं था हमारा? एनालिसिस सही था, पर मैं अभी अभी आया हूँ एफएनओ में, मतलब अच्छा, बिगनिंग। मैं स्विंग ट्रेड का वो हूँ, मतलब मेक हिसाब सेंस। से चलता था। तो अभी मैं भी मतलब एफएनओ में आया हूँ, तो मैं मुझे उतना ही काफी लगता है। आपको पता होगा जो डिलीवरी या स्विंग ट्रेड में होता है, उनको एकदम मार्केट के हिसाब से रुकने की आदत होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और एकदम से आपने 20% देख लिया तो लालच आ जाता है कि चलो बुक करते हैं, इतना बहुत है। इतना तो मेरा 15-20 दिन का है एक हिसाब से। हाँ, उससे भी ज्यादा शायद। उसी चलो, उससे भी ज्यादा। अब सिंस देयर आर टू फ्लेवर्स टू व्हाट यू आर डूइंग, तो थोड़ा 10 मिनट लगाते हैं स्विंग स्ट्रेटजी के ऊपर, फिर 5-10 मिनट लगाते हैं एफ एंड ओ के ऊपर। कैसे करते हो? स्क्रीन शेयर कर सकते हो? देन यू कैन वॉक अस थ्रू एग्जैक्टली करने का तरीका आज की तारीख में क्या है इन टर्म्स ऑफ स्विंग एंड एफ एंड ओ सेपरेटली। और हम्म। हम क्यों? मार्केट ना चार्ट थोड़ा पुराना खोलना, 1 महीना पुराना, लाइव मत हाँ खोलना। हाँ, ठीक है ठीक है। और मैं ये कह रहा था आपसे कि अभी जैसे मैं मुझे टाइम नहीं मिलता है एफएनओ करने का, क्योंकि जॉब के साथ साथ ना थोड़ा काम, जो जॉब हम करते हैं फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो साइड बाय साइड फोन भी हम रिफ्रेश कर रहे हैं, और ना उधर के रहे ना इधर के रहे, इस टाइप का होता है। तो मैं एफएनओ से अभी दूर हूँ फिलहाल। ओके, मेक सेंस मेक सेंस। यार हाँ हेमंत, बात करके ऐसे लग रहा है कि यू आर ए वेरी कंपोज्ड पर्सन, पता है कि क्या कब कैसे करना है। हाँ हाँ, वही उस हिसाब से। बट वी विल गेट टू द गलतियां वाला पार्ट एज वेल। ये मैंने पिछले साल मैंने काफ़ी ट्रेड किया था पीवीआर पे, तो मैं पीवीआर पे दिखा देता हूँ। अच्छा, पीवीआर जी। स्टॉक तक पहुंचे कैसे, पहले तो ये बताओ इस ट्रेड में। पीवी पीवीआर स्टॉक, ये मार्केट को ना रिएक्ट रिएक्ट करता है ये स्टॉक। जैसे मूवीज से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ गई कि ये मूवीज आने वाली हैं, या फ्यूचर में ये मूवी हिट कर सकती हैं, तो मार्केट पहले रिएक्ट कर देता है न्यूज़ के हिसाब से। तो मैं पीवीआर को एज अ स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये वाला। अच्छा, इस टाइप का स्विंग बनता है सर। ये मैंने सपोर्ट 980 का लगा रखा है, 980 का सपोर्ट है। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये लेवल, ये क्या जो टाइम ऊपर फ्रेम क्या वाली है ब्लू ये? लाइन, ये 1 महीने का है सर, 1 मंथ का। अच्छा, 1 महीने का है, ओके। हाँ, ये डब्लू पैटर्न आ गया, फिर डब्लू पैटर्न आते ही इसने अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तोड़ दिया, ऊपर का रेजिस्टेंस, और वो मूव कर गया 1,060 तक। तो मैं ये कैप्चर करता था 980 में लेके 1 महीने के टाइम फ्रेम में, और 1,020, 1,000 मतलब 20 के अराउंड ही बेच देता था। फिर मैं वेट करता था कि ये 1,000 रुपये आए या 1,000 से नीचे जाए, तब लेता था मैं। मतलब कुछ क्वांटिटी 1,000 में ऐड कर दी, कुछ क्वांटिटी मैंने देखा 980 तक आया तब ऐड कर दी। इस टाइप का मैं स्विंग करता था इसमें। ओके, इसमें जो एंट्री डिसाइड किया है 980 का, हम्म। वो उसी बेसिस पे है जिस बेसिस पे अगला एंट्री डिसाइड हुआ है कि पिछली एंट्री क्या थी उसके हिसाब से अगली एंट्री क्या है? ट्रेंडिंग लाइन है ये, ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से मैं डिसाइड करता था एंट्री। जैसे मंथली चार्ट है ये, मैंने ट्रेंड लाइन मतलब 6 महीने की बना रखी है। तो इस हिसाब से जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ऊपर गया कैसे ड्रॉ फिर करेगा? नीचे ट्रेंड लाइन। किसी को ड्रॉ करनी है तो वो कैसे करेगा? ऐसे ड्रॉ करनी है तो मैं क्लियर कर देता हूँ इधर, या तो एक इनकॉग्निटो नया मोड बना लो। का।
नहीं रिमूव अपना सेटअप चाहे मत खराब करो, बट नहीं, या जैसे मैं आता है तो मैं बना सकता हूँ, वो दोबारा भी बनाया जा सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं। तो इस टाइप का करते थे। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो पहले, इस टाइप का। ये एज अ सपोर्ट रखो आप कि ये सपोर्ट है आपका। और सेकंड पैरेलल लाइन जो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलेगा वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इस टाइप का। ये छोटे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ मैं, 1 मंथ के। और ये अपने हिसाब से ड्रॉ कर लो एसएल। जैसे एसएल 960 से 970-80 पे एसएल लगा दो, इसके 1 मंथ के टाइम के फ्रेम के हिसाब से। तो एसएल में लगाता नहीं हूँ एक्चुअली स्विंग में, क्योंकि ये सेटअप ही क्लियर है कि अब ट्रेंड है। तो मैं इस सेटअप में आते ही 970 980 के भाव में आते ही इसको मैं ऐड कर लेता था क्वांटिटी। फिर यहाँ पे जाते ही 1020 के अराउंड मैं सेल कर देता था। फिर मैं वेट करता था 5-6 दिन 7 दिन इस सपोर्ट जोन में आने के लिए। ओके। इस टाइप का मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता था। अच्छा, हाँ यू आर हाँ, काट सेइंग देंगे। कि इसका पुराना हिस्ट्री रहा है, हाँ और हाँ वहां हाँ से गिरा हुआ बैठा हुआ है, तो ये इट हैज पोटेंशियल फ्यूचर। हाँ, पोटेंशियल फ्यूचर भी कह सकते हैं, और इसको एज अ स्विंग ट्रेड के लिए बड़ा अच्छा सेटअप बोलते हैं। अगर कोई स्विंग ट्रेड कर रहा होगा पीवीआर में ज़रूर करता होगा। अच्छा अच्छा, पीवीआर जैसा माहौल देने वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, तो पीवीआर की आपकी नज़र में कैसे आया? पीवीआर मेरी नज़र में 2024 के अराउंड ही आ गया था, क्योंकि ये मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता था। हर मार्केट सिचुएशन में ये रिएक्ट करता है। जैसे बॉक्स ऑफिस में कलंक आई थी, तब मैंने शायद अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। कलंक अच्छा, आई कलंक ने थी। तो नहीं कमाया। हमने कमाया था, मतलब मैंने स्विंग ट्रेड ले लिया था कि ये यूजुअली फ्राइडे के दिन रिएक्ट ज़्यादा करता है। तो एक दिन का भी आप फ्राइडे के दिन भी आप करना चाहें तो फ्राइडे के दिन भी अच्छा दे सकता है ये वाला स्टॉक, ये है। और ये हफ्ते में आपका स्विंग ट्रेड हिट होना ही है। मेरे लिए तो ये हिट होता है, एक एक हफ्ते 10 दिन में अच्छा दे देता है स्विंग ट्रेड के हिसाब से। ओके, चलो ये हो गया एक तरीका जहाँ पे हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए और उसके बेस पे हमें एक आइडिया पता लग गया कि स्टॉक कहाँ कहाँ कितना कितना मूव कर सकता है, और मेरे हाँ टारगेट एसएल क्या रह सकते हैं। अच्छा, अगर हाँ जी। रिस्क रिवॉर्ड इन योर केस यू हैव टेकन एज 1:2, नाउ अगर 1:2 समबडी, और 1:3 डिपेंड्स ऑन स्टॉक। मतलब पीवीआर के लिए मैं मतलब रिस्क रिवॉर्ड रखता ही नहीं है। मतलब ये देगा ही देगा, इस टाइप का स्टॉक है, ये स्विंग बनाता ही बनाता है। नहीं नहीं ठीक है, 980 पे एंटर हुए, अब पोजीशन लगाई 2 लाख रुपए की, 980 पे एंटर हो गए, 2 लाख रुपए की पोजीशन लगा दी, स्टॉक ऊपर मूव हो रहा है। तो दो परसेंटेज दो में देखो तो देख 5% का देगा। ओके। मतलब 2 लाख का 5% ऑलमोस्ट 10,000 अराउंड। बट यार कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा ना कि पोजीशन में डाल तो दिया और शायद लग रहा होगा, लिक्विडेटिव लग रहा होगा, थोड़ा और पैसा भी डाल दिया, एवरेजिंग भी कर ली, बट एट द सेम टाइम दो चीजें हुई, या तो स्टॉक उल्टी दिशा में चला गया या वो हाँ हिला जी। ही नहीं। हम्म तो कब कब लगता है कार्ड, तो एसएल भी नहीं हिट हो रहा। इसका एसएल मैं कुछ कुछ स्टॉक जो मुझे याद है, जो मुझे फेवरेट लिस्ट में रख रखे हैं मैंने, उसका मैं एसएल लगाता नहीं हूँ। एज अ पोजिशनली रखता हूँ। जैसे वो देगा तो 10 दिन में भी दे देगा, ना दिया तो उसमें क्वांटिटी जैसे मुझे लग रहा है 980 960 में घूम रहा है ये स्टॉक। 980 टू 1000 रुपीज़ में घूम रहा है, मान लो 20 रुपए की रेंज में घूम रहा है। तो 980 में मैंने मान लो 2 लाख रुपीज़ ऐड कर रखे हैं। 960 तक पहुंचा वो, और फिर दोबारा 980, और 980 से मान लो कम आ गया 970 960, तब मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा ताकि मैं उस कंडीशन में मैं डबल कैप्चर कर पाऊँ। 2 लाख प्लस 2 लाख ऐड करके ऊपर की साइड मैं अगर पोजीशन काटूँ भी अपना 1020 पे, तो मैं नीचे का भी बेनिफिट ले पाऊँ 2 लाख का, जो मैंने नाइन दोबारा डाला। सिक्सटी पे ऐड किए थे। और 980 का भी बेनिफिट ले पाऊँ, क्योंकि 80 से 1020 ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ प्लस नीचे मैंने और डिप में 2 लाख का बाय किया था।
तो 80 रुपीज़ उसका मिले, मतलब डबल से भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ, ये तो हो गया पैसा, इन टर्म्स ऑफ टाइम मैक्सिमम होल्ड पीरियड क्या होता है एक स्टॉक के अंदर कि इससे ज्यादा मैं रुकूंगा ही नहीं? और इस एक स्टॉक का मैक्सिमम होल्ड पीरियड होता है मेरे हिसाब से 45 डेज, मतलब 1.5 महीना मान के चलता हूँ मैं। अच्छा, 45 दिन भी रुके हो हाँ, कुछ कुछ स्टॉक्स में? 45 दिन भी रुका हूँ मैं स्टॉक के लिए। अच्छा, ये स्ट्रेटजी में नुकसान कब होता है? ये स्ट्रेटजी में नुकसान नुकसान तब होता है जब हम जैसे स्पेसिफिक सेक्टर चूज करते हैं, जैसे मेटल स्टॉक चूज कर लिया या एनर्जी स्टॉक चूज कर लिया। मेटल में हो रखा है मेरे पास साथ कि मेटल स्टॉक मैंने ये JSW स्टील का चूज किया था। उसमें मेरा मेटल सेक्टर ही मार्केट के अगेंस्ट था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए थे और कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स बंद हो गए थे उनके ड्यू टू लॉसेस या कुछ ऐसे न्यूज़ आया था। तो पूरा मेटल सेक्टर ही इफेक्ट हुआ था, बाकी कोई सेक्टर इफेक्ट नहीं हुआ था उस केस में। तो उस केस में मेरा SLB हिट हुआ और ऊपर से वो स्टॉक पिछले 1 साल से बढ़ा ही नहीं था, मतलब अपने हिसाब से नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था। तो उस कंडीशन में मुझे लॉस में भी उस स्टॉक को निकालना पड़ा था एक बार। ओके ओके, ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उस चीज़ के ऊपर कि जो स्टॉक पिक किया है हाँ वो जी, हाँ बहुत जी। करेक्ट हो, मतलब बहुत बहुत हाँ, रेलेवेंट हो। अगर स्टॉक कुछ रिलेवेंट। और निकला जिसका वॉलेटिलिटी का कंट्रोल ही नहीं है, जिसका पता ही नहीं है कि एकदम से कुछ भी बिहेव करेगा, देन यू स्टक। और ऐसे 5 में से 3 स्टॉक ऐसे आ गए तो सारा का सारा पोजीशन ही खराब हो गया। इसीलिए मैं अननोन स्टॉक पे बिलीव नहीं करता हूँ। जैसे मुझे उसका पैटर्न ही समझ में नहीं है, मतलब समझ ही नहीं है उसको, मैं ट्रैक ही नहीं कर रहा, तो उस स्टॉक को मैं अननोनली स्टॉक में पिक ही नहीं करता इस केस में। नहीं, कई बार जैसे पिक कर लिया एनालिसिस के हम्म लिए, हम्म हम्म और एनालिसिस करने से पहले 10 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, रात शाम को बैठे हम्म, जो भी किया, हाँ जी। कैसे पता लगता है कि ये नहीं है लायक? उसका फ्लक्चुएशन और वॉल्यूम के हिसाब से पता चल जाता है सर। जैसे उस स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं है और ट्रेडिंग परसेंटेज भी कम है, लोग होल्डिंग जैसे होता नहीं है, अगले दिन का डेटा आ जाता है कि लोग कितना होल्ड कर रहे हैं इसमें, कितना इंट्राडे कर रहे हैं। इंट्राडे रेशो ज्यादा है, होल्डिंग रेशो कम है, उससे भी आइडिया हो जाता है। ये कहाँ से मिलता है डेटा? ये NSE की वेबसाइट पे मिल जाता है सर। स्टॉक पिक हो गया, ये देख लिया कि क्यों पिक करना है क्यों नहीं पिक करना है, और उसके बाद लगा दिया पैसा। दिस इज द होल प्ले दैट यू हैव बीन यूजिंग जब से स्विंग कर रहे हो। यस। और स्विंग स्विंग ने कितना प्रॉफिट दिया है इन द लास्ट फ्यू इयर्स? पास्ट ईयर का प्रॉफिट सर 9,80,000 अराउंड है मेरा स्विंग में। ओके, एट अ कैपिटल ऑफ? एट अ कैपिटल ऑफ सर पहले तो 20 लाख था, अब शायद 30 लाख हो गया है प्रॉफिट मिला के। ओके, इसमें कोई बड़ा ट्रेड था? वैसे हम देखेंगे बाद में पीएनएल, पर इसमें हाँ जी, हाँ 9 जी। लाख में से कुछ बड़ा था कि 3 लाख एक का ही है, ऐसा कुछ था? पहले मैंने ऐसा भी किया है, एक बड़ा ट्रेड था। जैसे अभी मैंने बात की PVR की, 980 का सेटअप बना और मैंने बाय किया, और 980 में मैंने पूरे 10 लाख ही अपने डिप्लॉय कर दिए थे कि ओके। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि ये 1020 या 1000 तक तो जाएगा ही। अगर आपने इतने सारे पैसे एक ही में डिप्लॉय कर दिए तो छोटा सा भी 40 रुपए का मूव आता है तो प्रॉफिट 1.5 लाख 2 लाख तक दिख जाता है परसेंटेज के हिसाब से। तो उस टाइप में मेरा एक स्पेसिफिक स्टॉक का भी प्रॉफिट है। अच्छा, ओके, फेयर इनफ। कोई ऐसा स्टॉक था, पोजीशन थी ऐसी जिसने ये प्रॉफिट शायद 15 लाख का हो सकता था और 10 लाख पे छोड़ दिया? बड़ा लॉस कोई? प्रॉफिट हो सकता था 15 लाख का 10 लाख पे छोड़ दिया। एक स्टॉक था एस्टेक लाइफ साइंस करके स्टॉक था। एस्टेक लाइफ साइंस ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक सेक्टर का स्टॉक है, जैसे फार्मर से रिलेटेड या उनसे फर्टिलाइजर स्टॉक है। इस टाइप के स्टॉक में मैंने लगाया था। वो काफी टाइम से मुझे ना साइड वेज और कंसोलिडेट में ही था, वो ऊपर से लॉस में ही दिखा रहा था। ओके। 15-20 थाउजेंड मेरा लॉस में ही था, वो लॉस बढ़ के 30,000 तक भी हो गया था। मैंने सपोर्ट अच्छा। पे लिया था, वो सपोर्ट भी टूट गया था, तो मुझे लगा कि इसको हटा दूं या थोड़ा सा और देखते हैं।
एक दो दिन और देखते हैं, क्योंकि बाकी सेक्टर का सेम, जैसे फर्टिलाइजर के और भी स्टॉक जैसे सिमिलर स्टॉक होते हैं वो पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे थे, वो एस्टेक लाइफ साइंस ही नेगेटिव रिएक्ट कर रहा था उस दौरान। तो उस टाइम में मैंने ब्रेक इवन में ही काट दिया था उससे। मैंने सोचा 30,000 के लॉस से अच्छा 1-2 हज़ार के प्रॉफिट में ही काट देते हैं। उसमें 1-2 हज़ार का प्रॉफिट भी नहीं है, वो जीएसटी एसजीएसटी हाँ ये सब कट के ब्रोकरेज, यस ऑलमोस्ट यस। मेरा नेगेटिव में ही गया, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में ही टाइप का गया। तो वो स्टॉक पिछले 1 महीने में वो 30% में मूव कर दिया था, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था पिछले 2 महीने से कि अब ब्रेक इवन में ही काट दूं। 1 महीना और रुक जाता तो वो 30% में मूव कर गया था। डोंट यू थिंक हिम्मत के, एक तो हो गया चार्ट को देख के या प्राइस मूवमेंट को देख के, वॉल्यूम को देख के ट्रेड लेना, दैट यू आर डूइंग हाँ अलोंग विद जी, द हाँ जी। लेवल्स, बट स्टॉक के थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स भी बीच में देखना, क्योंकि 45 डे पीरियड हम्म। क्वालिफाइज यू इनटू अ प्लेस जहाँ पे आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही देख रहे हो, आप पेनी स्टॉक पे नहीं लगा रहे हो, आप नई हाँ कंपनी हाँ पे नहीं हाँ लगा रहे हो। डू यू थिंक कि अगर थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखा जाए साथ में, दैट कैन हाँ। हेल्प यू टू गेट द आइडिया कि इन तरह के मूव्स मिस ना हो, पोटेंशियली जो आके मार्केट मूव हो सकती है? ये अभी तो मैं फंडामेंटल स्टॉक जैसे जितने भी मेरे माइंड में है या जितने भी मैंने वॉच लिस्ट पे डाल रखे हैं उसी को ही मैं ट्रैक करता हूँ। नया नया मैं इनोवेट अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। जितना मुझे आता है उन्हीं स्टॉक को लगाता हूँ मैं, जितना मुझे नॉलेज है। बट फंडामेंटली ट्रैक करते हो थोड़ा बहुत भी, जितने भी देखते हो? फंडामेंटली मुझे मतलब पता है, जैसे कुछ कुछ बैंकिंग सेक्टर जो निफ्टी में आते हैं फंडामेंटली स्ट्रांग है, उस टाइप का जो पता है उसी को पता है। मतलब नया कुछ सीखने की अभी तक ट्राई नहीं किया मैंने फंडामेंटल। एक महीने के अंदर कितने को स्विंग ट्रेड ले लेते हो आज, आज की तारीख में? 1 महीने में मैं ऑलमोस्ट 8 से 10 ट्रेड ले लेता था। अभी तो फिलहाल नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट नहीं, सिचुएशन के हिसाब से। 8 से 10 इज एक्चुअली गुड नंबर। तो ब्रोकरेज वगैरह तो बहुत कम दे रहे हो उस हिसाब से, हाँ। दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, कभी ओवर ट्रेडिंग कुछ किया है जैसे लगे रहे और यू नो? ओवर ट्रेडिंग एक बार मैंने एक स्टॉक पे किया था सेम डे। वो ट्रेंड का था शायद शेयर, उसका मूव मैंने कैप्चर किया था और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ना वो और ऊपर ही जा रहा था और सब मेरा रेजिस्टेंस लेवल भी तोड़ दिया था। वो जो फेक ब्रेकआउट नहीं होते, फेक ब्रेकआउट में मैं फंस हाँ, गया था उस टाइम कि मैंने ओके। अपना टारगेट देखा, बुक कर लिया अपना जितना प्रॉफिट बन रहा है, और एक फेक ब्रेकआउट दिखा। मुझे लगा कि ये ब्रेकआउट है तो और ऊपर जा सकता है, तो उसमें मैंने बेचा उल्टा बाय कर लिया उसी रेंज पे। वो फेक ब्रेकआउट से फॉल होके उसी रेंज में आ गया जिसमें मैंने खरीदा था पहले। खरीदा था। तो मेरा जो प्रॉफिट बना था उल्टा लॉस हो गया। होता है ऑब्वियसली, हाँ हाँ। पार्ट एंड पार्सल। चलो स्विंग से थोड़ा मूव करते हैं अपन F&O की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। F&O में किस तरह से, हाउ डू यू गो अहेड एंड ट्रेड? एफएनओ तो फ्रेंकली स्पीकिंग अभी इतना फ्रिक्वेंटली मैं कर नहीं रहा हूँ एफएनओ। इसका कोई अभी सेटअप, इसका सेटअप बन रहा है ये मान ले, अभी बना नहीं है प्रॉपर? अभी फिलहाल एफएनओ के लिए सेटअप बना नहीं है, क्योंकि निफ्टी का सपोर्ट था 24,000, वो भी ब्रेक करके अभी सपोर्ट भी तोड़ दिया है। तो अभी कुछ सेटअप बन नहीं रहा है एफएनओ का, क्योंकि सपोर्ट ही तोड़ दिया है 23। ये है, ये मैंने ड्रॉ किया था निफ्टी का, ये सपोर्ट था ग्रीन लाइन जोन, ये भी ब्रेक करके और नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड नहीं बन रहा है निफ्टी का, साइडवेज ही मार्केट है। और साइडवेज मार्केट में बीटा थीटा लग के वो एट द एंड आपका कैपिटल जाता ही है। चलो, जितना भी कर रहे हो अभी F&O, हाँ जी, हाँ जी। उसमें कितना कैपिटल डिप्लॉय किया है? डिप्लॉय तो सर मैंने एफएनओ में तो नहीं किया होगा, मतलब 20,000 हुआ था मेरा 3 महीने पहले डिप्लॉय। उसके बाद मैं एफएनओ अच्छा। छोड़ दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि वो जाता भी ऐसा है जैसे एकदम से ही चले जाता है, जैसे पता ही नहीं चलता। फिर उससे क्या होता है, हमारा जो ऑफिस लाइफ है वो भी खराब होता है, क्योंकि ऑफिस में जाके भी यही सोचते हैं कि आज 20,000 चले गए, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि 1 महीना लगता है कमाने में स्विंग में, वो पूरा 20 चला गया। इस टाइप का थिंकिंग आता है तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं, तो मैं करता नहीं यार मैं। शुरू में थोड़ा प्रॉफिट देख लिया ना, हाँ, शुरू में तो देख शायद लिया। वापस हम्म। वही है, हाँ, शुरू वही में बुलाने का तरीका है F&O का। वही शुरू में प्रॉफिट देख लिया तो लगता भी है कि चलो सेटअप के हिसाब से करना चाहिए, फिर नहीं बन पाता तो फिर उसका अचानक से। माइंडसेट,
उसके टेक्निकल्स, माइंडसेट, साइकोलॉजी सब अलग है, रिस्क उसके रिवॉर्ड लिए अलग है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट सब अलग है। उसके लिए टाइम चाहिए, प्रॉपर तुम्हें सिस्टम चाहिए, अपना फोकस चाहिए, और ऑफिस ऑफिस कुछ नहीं होना चाहिए। इतना पैसा होना चाहिए कि चलो यही करके अपना कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और पेशेंस लेवल भी होना चाहिए। वो मेरे अंदर नहीं है अभी फिलहाल। अभी मैं मतलब उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ जितना मेरा लिमिट है। कितना वो कैपिटल होना चाहिए आइडियली एफ के लिए किसी के पास? एफ एन ओ तो मेरे हिसाब से तो मत ही करो, अगर कर रहे हो तो 10,000 से स्टार्ट करो मिनिमम, और मैक्सिमम तो फिर कुछ कह नहीं सकते, मैक्सिमम तो कितना भी लगा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो 10,000 से स्टार्ट करके अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि 10 में से तुम कितना सही हो। अगर तुम 5 से ऊपर सही हो, या 6-7 बार तुम एफ एन ओ में सही कर रहे हो पिछले 3 महीने से कंसिस्टेंटली, तब तो तुम ज़्यादा लगा सकते हो, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे 100%। उस टाइप का है। ओके, तो छोटा छोटा रिस्क लेके करना है तो करो, नहीं तो मत करो। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एन ओ उसके लिए सजेस्ट करना चाहूँगा मैं जिसको मार्केट सीखना है। उसको एफ एन ओ से ना थोड़ा दिमाग खुल जाता है कि जाता भी है तो इतना जाता है, आता भी है तो इतना आता है, मैं रेडी हूँ कि नहीं उस चीज़ के लिए। तब वो रेडी साइकोलॉजी माइंडसेट बनाने के लिए आप एफ एन ओ में थोड़ी देर के लिए ट्राई कर सकते हो, अपने आप को टेस्ट करने के लिए। क्योंकि स्विंग ट्रेड में अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकते, वो तो कोई भी कर सकता है स्विंग ट्रेड मेरे हिसाब से। अच्छा, जॉब के साथ कैसे मैनेज करते हो स्विंग ट्रेडिंग? अगर कोई देख रहा हो जो काम करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, वो स्विंग ट्रेडिंग अपना पैसिवली कैसे मैनेज करेगा इकट्ठा? स्विंग ट्रेड तो सर मैनेज करना मेरे अकॉर्डिंग तो इजी है, क्योंकि आपको जैसे सपोज करो 8 घंटे की वर्किंग आवर्स होती है, उसमें से 10-15 मिनट तो हर किसी को मिल ही जाता है कि अपना पोर्टफोलियो चेक कर लें कि अपना टारगेट हिट हुआ कि नहीं। और अपना मैं तो ये करके रखता हूँ स्विंग ट्रेड में, जीटीटी एक आता है ट्रिगर्ड, कि अपना गुड टिल ट्रिगर डेज। टारगेट सेट करके रख देता हूँ। अगर मैं ऑफिस में बिजी भी हूँ, टारगेट हिट होके नीचे भी आ गया तो मुझे कुछ फर्क ना पड़े, वो टारगेट हिट होके अपने आप ही बिक जाता है। करेक्ट है। तो उस हिसाब से उतनी टेंशन भी नहीं होती है, बंदा मीटिंग में है, कहीं है, हाँ, कोई बात टेंशन भी नहीं होती, और फ्री माइंड से कर सकते हैं। टारगेट आ गया तो बिक जाएगा, नहीं तो कल देख लेंगे, इस टाइप का। और इतनी बड़ी मूवमेंट भी नहीं होती है उसमें, क्योंकि स्टॉक बड़े ध्यान से चुने हुए हैं, नहीं, ऐसे भी इतनी रखा बड़ी हुआ है। मूवमेंट नहीं होती, और मूवमेंट कैप्चर करने के लिए इनफ टाइम मिल जाता है, 7 से 10 दिन का आराम से मिल जाता है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, आपका पीएनएल एक बार वॉक थ्रू कर लें हाँ जी, हाँ जी। जल्दी से। हाँ, रिपोर्ट्स, पीएनएल, ये सब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। ओके, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें एक बार। अच्छा, इसमें मैंने कर रखे हैं मल्टीपल ट्रेड्स, एशियन पेंट, और एस्ट्रैक्ट जो आपको बता रहा था मैं, यही था जो मैं ब्रेक इवन टाइप में निकला था ना। अच्छा, 2,900 शेयर ले रखे थे मैंने अच्छे खासे, और इसने हैवी क्वांटिटी 30% दिया था। और ये है कोलगेट है, दीपक नाइट्राइट है, डीएलएफ है, ईएमआई, इसका एसएल हिट हो गया था, जियो रिपावरिंग था। ये एक बार वो चलना जो आपका फेवरेट स्टॉक पे चलो एक बार। ये ठीक है, जेएसडब्ल्यू JSW, एनर्जी 70,000 दिया था इसमें। एनर्जी सेक्टर बूम था उस टाइम, और जीएसडब्ल्यू जो सेक्टर था वो अंडररेटेड था उस टाइम, तो मैंने उठा लिया था उसकी क्वांटिटी। और पीवीआर ने मुझे देखो कितना दिया, 3,06,000, माय फेवरेट ऑल टाइम। 30% ऑफ योर प्रॉफिट इज फ्रॉम पीवीआर। हाँ, ओके, वो स्विंग का है सुपर। सबका। तभी पता लगता है कि क्यों फेवरेट है। हाँ, और टाटा मोटर्स ने दिए थे 70,000, एसआरएफ लिमिटेड। और भी है एक, हाँ, एसआरएफ भी है एक, ये एसआरएफ, भी सेकंड फेवरेट लग रहा है। हाँ एसआरएफ उस टाइम में था, तो इतना खास नहीं है। टाटा मोटर्स था 70,000। एक और बार जो ऊपर का वो एक बना हुआ है, ग्राफ हाँ, बना हुआ ये है। अप्रैल में मैंने 6,000 किए थे, क्योंकि उस टाइम में ना साइडवेज मार्केट थी तो इतना कैप्चर हुआ नहीं। मई में 21,000, जून तक मार्केट थोड़ी साइडवेज ही थी, तो जुलाई में एक साथ 2,61,000 हुआ था। अच्छा, जब जुलाई में एक बार 2,61,000 ये बुक किया, तो अगस्त में रिस्क लेने की थोड़ी सी कैपेबिलिटी बढ़ गई थी, या अपने आप को उतना ही रखा कि नहीं भाई ठीक है ये आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं? क्योंकि मैं जिसको ट्रैक करता था ना उसका टारगेट हिट हो गए थे,
जुलाई में, तो उसका प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था जुलाई में ही। तो मुझे नए स्टॉक फाइंड करने के लिए इतना टाइम नहीं मिला, और जो मैं जानता था स्टॉक जिसको मैं वॉच लिस्ट में रखता था, उसमें से मैंने 1,25,000 करे हैं जो बचे हुए थे स्टॉक। अगर ओके, इन अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा। और सितंबर में फिर 33, क्योंकि स्विंग ट्रेड सेटअप मेरे अकॉर्डिंग बना नहीं था सितंबर में। फिर अक्टूबर में थोड़ा आया था 50,000। फिर अपने आप को मैंने रोक लिया था कि 50,000 ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ देखते हैं। तो नेक्स्ट मंथ कुछ स्टॉक को मैंने होल्ड करके नवंबर तक ले गया था। तो जो मैंने होल्ड किए थे स्टॉक, उन्होंने नवंबर में रिटर्न दिए थे। ओके, नवंबर और दिसंबर में भी हाँ, दिए हैं फिर। नवंबर और दिसंबर में ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए। फिर जनवरी में इतना आया नहीं था, 15। फिर फेब, फिर मार्च। तो एक तरह से मान लें कि थोड़ा साइक्लिक है। साल में 3 4 5 महीने ऐसे आएंगे, हाँ। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। नहीं। और वो 3 4 5 महीने बहुत है। हाँ, 3 4 5 महीने आपने इनफ अगर कमा लिया, तो 2 3 महीने आप रुक भी गए तो कुछ ज्यादा लॉस नहीं होगा, और अपने आप को भी सेटिस्फाई कर पाओगे कि इतना तो कमा लिया भाई, अब थोड़ा रुक जा, सांस ले ले। इस टाइप का। तो जब साल शुरू किया था तब 20 लाख कैपिटल था, अभी इसके कारण 30 हो गया हाँ है। जी, हाँ जी। इसके पिछले साल का कैसे गया था? इसका पिछले साल इसमें देख नहीं सकते, इसमें ना 2 साल का ही डेटा आता है। ये करंट फाइनेंशियल ईयर का था, अप्रैल में हुआ था 53। और फिर तो मई में, जून में सेंटिमेंट नेगेटिव, अभी तक भी नेगेटिव है, तो मैंने इतना स्विंग किया नहीं है। अच्छा। हाँ जी। मैं दिखा देता हूँ आपको स्टॉक पिक कैसे करता हूँ मैं। ग्रो से बड़ा सिंपल है। नीचे आप जाएंगे तो RSI ओवरसोल्ड जोन में जाइएगा, तो इसमें MACD को बुलिश कर देना है, और RSI को यही ठीक है। और KPI टैग में बन रहा है सेटअप अभी। तो इसका चार्ट मैं उसमें खोल लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, जैसे इसको कॉपी करके। नहीं, जो RSI MACD किया, RSI उसका एक लेवल होता है ना, इतना हाँ, लेवल 30 जब के करेगा तो। नीचे, उसका 30 के नीचे सेट करना पड़ता है। जैसे MACD को बुलिश कर दो, RSI को ओवरसोल्ड 30 कर दो, तो एक आ रहा है अभी। तो फिलहाल इसमें 3 4 भी आ जाते हैं कभी कभी, तो उसमें मैं ट्रैक कर लेता हूँ इसमें डाल के कि ये स्टॉक में सेटअप बन रहा है कि नहीं। तो इसका मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इसने रेजिस्टेंस जोन अपना तोड़ दिया है पिछले जून का, मतलब 1 महीने का। 1 महीने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसने तोड़ दिया रेजिस्टेंस जोन। तो इसमें एंट्री अगर बनेगी, इधर लेंगे, तो इस यहाँ तक के लिए आप टारगेट लगा सकते हो। जैसे इसका लो जहाँ से इसने ब्रेक किया था 630, 630 का टारगेट लगा के चल सकते हो। 580 का अभी चल रहा है, 630 मतलब 3 to 5, 50 रुपए का परसेंटेज कितना बनेगा? परसेंटेज देखेंगे तो 8% हो गया। 8 से 9% के बीच में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो स्विंग में। और इसका जो वही होगा, यही होगा एसएल आपका 540 के आसपास। 540 मत रखो, 560 रख लो। 560 के आसपास आप एसएल रख लो अपना, यहाँ मिड मतलब एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा दिखेगा। हाँ, ये एवरेज एसएल रख लो। और हिट भी हुआ तो आपका परसेंटेज वाइज कितना जाएगा? 3% जाएगा, और आ गया तो 9 से 10%, 8 से 9% आ जाएगा इस टाइप। जब तक हम ये वीडियो डालेंगे तब तक ये टिप पुरानी हो चुकी होगी, तो हाँ जी। प्लीज पैसा मत लगाइएगा। नहीं नहीं नहीं, पैसा हाँ। लगाने का रिकमेंडेशन नहीं है, वही है कि मैं इस टाइप में करता हूँ। एक ऐसी कोई आदत बताओ हेमंत, जिसको आज भी छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो छूट जाए तो और बेटर ट्रेडर बन सकते हो। मेरी आदत यही है कि मैं एसएल हिट हो जाए तो थोड़ा ना, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेता हूँ। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मेरा एसएल हिट हो गया। तो अगर एक्सेप्ट की ओके। मेरे अंदर कैपेबिलिटी आ गई कि चल ठीक है, इतना लग गया, फिर कमा लेंगे, मूव ऑन, मतलब नहीं कर पाता हूँ खुद को ट्रेड में। अगर मूव ऑन कर सकता हूँ, और बीच में मैंने ट्रेड लेना छोड़ रखा है, अगर मूव ऑन मैं कर पाता मार्केट को समझ के चल ट्रेड लेते हैं,
तो मैं इस कंडीशन में भी शायद अपने आप को एफएनओ में पुट बैक करके कमा सकता था। देखो सेल्फ कंट्रोल तो है, जब पता है कि जो चीज समझ में नहीं आ रही या माहौल अलग हो जाएगा तो उससे पीछे हो गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये एसएल को एक्सेप्ट ना करना, व्हाट डज इट टेल? इससे क्या पता लगता है कि क्या चीज ठीक करनी जरूरी है? क्योंकि मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि इसमें ऐसा लग ही नहीं सकता, ये ट्रेड उठाना ही है। ये अगर मेरे अंदर मतलब ठीक हो जाए कि एसएल भी आ सकता है भाई, मार्केट है, कुछ भी रिएक्ट कर सकती है, उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, इस टाइप का मेरे अंदर आ गया, तो मैं एसएल एसएल हिट होने के बाद भी एक एक दिन में रिकवर, 2 दिन में रिकवर होने की कोशिश करता हूँ, पर हो नहीं पाता हूँ। ऐसे लगता है कि थोड़ा बहुत अपने आप पे थोड़ा गर्व आता है कि मैंने बोल दिया है तो मार्केट उस हिसाब से चलेगी, नहीं तो नहीं हाँ, चलेगी, है ना? उसी टाइप में कि मैंने बोल दिया तो उस हिसाब से नहीं चली, तो फिर लगता है कि यार इसमें मैंने क्या ऐसा देख लिया कि नहीं चली, इस टाइप का। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो अभी, इसको कि इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो? करने के लिए मैं फंडामेंटल में थोड़ा देख रहा हूँ। अगर फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रांग है, एसएल यूजुअली आपने देखा होगा, अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो यूजुअली सपोर्ट में कंपनी का एसएल हिट नहीं होता। अगर कुछ नेगेटिव ही खबर है या कुछ नेगेटिव ही इम्पैक्ट है, अंदर बैलेंस शीट में कुछ कमी चल रही है, तभी एसएल हिट होता है मेजरली। वो बैलेंस शीट को और फंडामेंटली जो एनालिसिस करते हैं, जैसे ये screener.com पे करते हैं, वो मुझे इतना अच्छी तरह आया नहीं है, और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि कंसिस्टेंटली इसको ही टाइम दूं मैं करने के लिए। अगर ये क्लियर हो जाता है तो मैं आने वाले टाइम में 1-2 साल में आपसे फिर कनेक्ट करूंगा और दिखाऊंगा अपना प्रॉफिट दोबारा से। नहीं नहीं, आई होप 100%, आई होप सो, आई होप दैट हैपेंस। इन चीज़ों में जो ट्रेडिंग का पूरा पैटर्न रहा है, साथ में जॉब है, हाँ जी। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो डू यू थिंक कि उसको नौकरी कभी छोड़ने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी चल ही सकता है? नहीं, नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। नौकरी के साथ ही चल सकता है, और बड़ी ईज़िली अगर टाइम दिया खुद को सीखने में और इसी हिसाब से चलते रहे, तो नौकरी के हिसाब से चल सकते हैं ईज़िली। छोड़ने की नीड नहीं है। कभी आया है मन में कि यार मैं तो 10 लाख बना के बैठा हूँ 1 साल के अंदर, नहीं, क्या ज़रूरत है एक नौकरी बार करने की? ऐसा हुआ था, जो मैंने इस कंपनी को जॉइन करने से पहले प्रीवियस कंपनी में रिज़ाइन दिया था, तो बीच में मैं 2 महीने एकदम खाली था। उस 2 महीने में मैंने लगभग प्रॉफ़िट में ही था। उस टाइम में मैंने अपने आप को शांत करने के लिए एक कोवर्किंग स्पेस ले लेते हैं गुड़गाँव में। अच्छा, एक अच्छा। केबिन मुझे मिला था 6,000 का, जिसमें मेरा केबिन था, वाई-फाई वगैरह उनका था, बिजली वगैरह सब कुछ ऑफ़िस एनवायरनमेंट की तरह। बस एक स्पेस दे दिया गया था मुझे कि लैपटॉप रखो, अपना कुछ भी करो, काम करो। उस टाइम में मैंने प्रॉफ़िट कर लिया था, तो मैंने जॉब भी वो थी, इंटरव्यू दे रखे थे 2-3 जगह और आंसर नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर आंसर ना भी आए, इसी से मैं अर्न कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम और मिल जाएगा मुझे सीखने के लिए, और इसी को एक कैरी ऑन भी कर सकता हूँ अगर जॉब मतलब इंटरव्यू मेरे हिसाब से ना गया या ना नहीं मेरा क्रैक हो पाया, या फ्यूचर में जॉब ना भी लगती है 1-2 महीने, तो इतना मैं कैपेबल हो करेक्ट। जाऊँ कि अपनी सैलरी इसी से उठा लूँ। तो मैं कोवर्किंग स्पेस पे अपना टाइम देके अपने आप को पॉलिश करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो कोइंसिडेंटली फिर अगले दिन ही फ़ोन आ गया था कि कांग्रेचुलेशन, यू आर हायर्ड। तो मैं ना, नौकरी लग गई है। मतलब दिमाग में आया था लेकिन किस्मत ने वापस पहुंचा नहीं, दिया। 1 महीना तो मैं वहाँ पे गया था कोवर्किंग स्पेस में, और घर पे बोल रखा था कि मेरी जॉब लग गई है। मैं सुबह-सुबह निकल जाता था 9 बजे अपना, साढ़े 9 बजे पहुँच के अच्छा। उधर से ही मैं करता था, और 1 महीने बाद जॉब भी लग गई, फिर घर पे बताना ही नहीं, मतलब बताने का मौका ही नहीं आया। पढ़ा, अब पता लग अब जाएगा। पता लग जाएगा। हाँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा, हेमंत, जी। अगर यू हैव टू पिक वन हुँ, हुँ। आउट ऑफ द टू, तो कौन सा पिक करोगे? मतलब पहला ऑप्शन है कि छोटे छोटे प्रॉफिट आते रहें, ये कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है। दूसरा है कि ठीक है यार, मार्केट है, मूव करती है, ऊपर नीचे जाता है, लेकिन बीच बीच में एक बड़ा प्रॉफिट आता रहे, जैसे कि मान लो कि हर दूसरे महीने कुछ बड़ा प्रॉफिट आ गया, हुँ। ताकि उस हिसाब से भी मेरी गाड़ी चल सकती है।
क्या पिक करोगे इन दोनों में से, कंसिस्टेंसी या बड़े क्विक प्रॉफिट्स? नहीं, मैं कंसिस्टेंसी प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी से इतना यहाँ तक पहुंच पाया हूँ 1 साल में। क्योंकि कंसिस्टेंट हूँ तभी पहुंच पाया हूँ। जैसे सेटअप नहीं बन रहा, मुझे लग रहा है केपीआई टेक में यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, अगर मेरा एसएल हिट होता है तो मुझे निकलना ही है। ये नहीं कि मैं कंसिस्टेंट हूँ और सपोर्ट भी तोड़ दिया, नीचे भी मैं बैठा ही हूँ आराम से, चलो देख लेंगे, बड़ा देगा तब खाएंगे, ऐसा नहीं। छोटा आ गया, मतलब इतना आ गया कि 8 से 10% हो गए, मैं निकल गया। अगर नहीं होता तो 2 से 3% में मैं आउट हो जाऊंगा, दूसरा पिक करूंगा फिर उस ट्रेंड के हिसाब से। अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में बहुत है, बहुत एक नहीं तो दूसरी बहुत आएगी। है यहाँ पे। हीट मैप में भी ट्रैक करता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से भी पता लग जाती है। जैसे हीट मैप में 1 महीने का देखोगे तो गोल्ड सेक्टर बुलिश है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स 1 महीने में 53% बढ़ चुका है, या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर थोड़ा बुलिश दिख रहा है, नहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर बुलिश दिख रहा है। इससे रफली आइडिया हो जाता है, ये मतलब ये नहीं कि 100% पता ही चल जाता है, ये पता चल जाता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखा जा सकता है 3-4 स्टॉक को पकड़ के कि क्या रिएक्ट कर रहा है मार्केट। ओके, फिर कभी कभी जैसे अभी ट्रेड नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, हाँ जी। तो उस केस में ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है कि यार कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ पैसा पड़ा है? लगता तो है एज अ ट्रेडर, जैसे ट्रेडर की लाइफ में एक ये है कि तुम अगर रिटायर भी हो जाओगे ना, तभी भी अंदर से लगेगा कि कुछ ना कुछ देखते रहो, चाहे रिफ्रेश ही करो मार्केट को, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है कि भाई अब नेक्स्ट क्या करें, कुछ तो होगा मार्केट में, कुछ तो करेंगे इस टाइप का। बॉडी डोपामिन मांगती है हाँ, ना। डोपामिन मांगती है और मजा भी आता है अगर आप उस लाइन से हो तो। और मेन बात ये है, ट्रेडर आप हो तो आपको अंदर से नींद भी नहीं आती। जैसे होता है ना, काम हम ऑफिस जाते हैं, अरे क्या बोरिंग काम कर रहे हैं, ट्रेडर में थक आप गए अगर यार। प्रॉफिट में ना भी हो तभी भी आपकी आंखें खुली रहेंगी, मार्केट को देखती रहेंगी कि अब शायद हो जाए, अब शायद हो जाए, इस टाइप का। ट्रेडर तभी तो बाकी प्रोफेशन से इसीलिए अलग है, हाँ भाई। सिर्फ इसी प्रोफेशन में आता है ये सोच। हाँ भाई। पर बहुत अच्छा लगा हिम्मत बात करके, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर। योर टाइम, और बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन थी। सेटअप भी डिस्कस किया एंड वी हैड अ लुक एट हाउ यू एक्चुअली हाँ ट्रेड, हाँ हाँ। एंड बहुत ये भी अच्छा लगा कि जॉब के साथ बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर रहे हाँ हो जी। पिछले काफी सालों से, फॉर दैट मैटर, एंड यू आर प्रॉफिटेबल द लास्ट फ्यू इयर्स नाउ। हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड। आई होप के हम जल्दी जल्दी नहीं, हम मिले हाँ हैं हाँ 1-2 करोड़ के प्रॉफिट के साथ भी, हाँ। बट जल्दी नहीं है कोई, नहीं नहीं, जल्दी नहीं नो है, हरी। आराम से।